हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिलेक्ट सिविल्स। अपने इस चैनल पर हम क्या कर रहे हैं कि 71st बीपीएससी जो 13 सितंबर को होने वाली है, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को भी बिल्ड कर रहे हैं। हमारा सारा अप्रोच यही है, जो जिन्होंने पढ़ाई नहीं कर रखी है, जिनके पास अभी टाइम नहीं है कि पूरी बुक को जाके गो थ्रू हो, पूरी बुक को रिवाइज करें, उस उसकी जगह हमने ये अप्रोच अपनाया है कि पीवाईक्यूज के थ्रू एक पीवाईक्यू का एक क्वेश्चन करेंगे, उसके साथ उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है फर्दर जो आ सकते हैं, और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, उनको भी देख ले रहे हैं, ताकि क्वेश्चन भी हो जाए हमारे प्रीवियस ईयर, जो कि आपको पता है कि इतने इंपॉर्टेंट है, और आपके कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो जाए, और जो फर्दर जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी आपको क्लियर कट एकदम पता रहे। ऑब्वियसली किताब पढ़ने का तो अब टाइम नहीं है ना, तो 20 दिन के अराउंड बचा हुआ है, तो बढ़िया अप्रोच यही रहेगा कि पीवाईक्यू सॉल्व करें। उस ऑर्डर में हमने क्या किया था कि केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के हमने लेक्चर कर लिए थे। फॉर कंप्लीट लेक्चर आपको जाना होगा सारे सब्जेक्ट के, साइंस के, बायो के, सॉरी साइंस के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इंटायर जो भी सिलेबस है आपका, उसके पूरे होलिस्टिक कंप्लीट लेक्चर हमारी ऐप पे अवेलेबल है। मिनिमम अमाउंट ऑफ 749 रुपीज़ से आप वो पूरा परचेज कर सकते हैं। पूरा 15 दिन 20 दिन के अंदर खत्म कहानी। उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना आपको। कुछ लेक्चर हमारे यूट्यूब पे जो अवेलेबल हैं, जो जिससे आप बेनिफिट कर सकते हैं, वो हम यूट्यूब पे अवेलेबल करा रहे हैं आपके लिए। उस ऑर्डर में हमने क्या किया था कि साइंस में, तब अब अभी हमने साइंस का शुरू किया। साइंस में हमने केमिस्ट्री कर लिया है, केमिस्ट्री हो गया है, केमिस्ट्री और बायो हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, फिजिक्स कर रहे हैं। ये क्या है, फिजिक्स, ठीक। इसमें हमने क्या किए थे, 3 लेक्चर कर लिए। मेजरमेंट एंड यूनिट का कर लिया, टोटल 16 सेक्शन में डिवाइड किया। मेजरमेंट यूनिट कर लिया, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कर लिया, और मैकेनिक्स कर लिया। आज से हम देखने जा रहे हैं, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 4। उसमें हम देखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन होता है, लेकिन मोशन किसके अंडर में हो रहा है, ग्रेविटी के। मोशन बल की वजह से होता है, फोर्स की वजह से होता है। तो अब हम देख रहे हैं वो जो फोर्स है, स्पेशल टाइप का फोर्स है, जिसको बोल रहे हैं ग्रेविटी फोर्स, ठीक। तो उसके अंडर में मोशन कैसे होता है, कौन सा लॉ फॉलो करता है, उसको देख रहे हैं, ठीक। किस तरीके से वो मोशन इन्फ्लुएंस करता है, फोर्स फोर्स के द्वारा, या इन्फ्लुएंस होता है वो मोशन, वो हम देख रहे हैं, ओके। तो मोशन अंडर ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में कोई ऑब्जेक्ट, कोई पार्टिकल, कोई सिस्टम मोशन कर रहा है, तो उसको हम देख रहे हैं, ठीक। तो लेक्चर नंबर 4 है मेरे ख्याल से। इसमें 10 के अराउंड में क्वेश्चन है, 10 के अराउंड, जो प्रीवियस ईयर बीपीएससी के पूछे हुए, जो वेरियस एग्जाम्स हैं उसमें पूछे हुए 10 करीब क्वेश्चन है। उन 10 क्वेश्चन के सारे हम, और फर्दर जो 30 40 50 क्वेश्चन हो सकते हैं, उनको भी देख रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम ग्रेविटी का क्या कर रहे हैं, कंसेप्ट को भी क्लियर कर रहे हैं। ये थोड़ा सा स्क्रीन गड़बड़ है, आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा। आप साफ हो गया, ओके। बीच बीच में थोड़ा सा सॉफ्टवेयर की दिक्कत है, आई होप कि आप मैनेज करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द पहला क्वेश्चन क्या है, इफ द स्पिनिंग स्पीड ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस देन द वेट ऑफ द बॉडी एट द इक्वेटर विल। कह रहा है आप, अगर अर्थ की स्पिन, जो अर्थ अपने स्पीड, अपने एक्सेस पर स्पिन करती है, आपको पता है ना, 24 घंटे में एक बार एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है। कह रहा है कि वो अगर अर्थ की इंक्रीज हो जाए, मतलब 24 घंटे से वो 23 घंटे में एक रोटेशन कर दे, 20 घंटे में कर दे, कुछ मतलब ओवरऑल मिला के क्या करते, इंक्रीज करते, तो वेट ऑफ द बॉडी एट द इक्वेटर विल क्या होगा। उस ऑब्जेक्ट का उस ऑब्जेक्ट का वेट, या हमारा वेट जो होगा, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अर्थ की स्पिनिंग स्पीड के बढ़ जाने पर वो घटेगा, बढ़ेगा, क्या होगा, आपको ये बताना है। तो पहला दिया हुआ है कि इंक्रीज करेगा, पहला क्या दिया हुआ है, इंक्रीज करेगा। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, डिक्रीज करेगा। तीसरा ऑप्शन रिमेन सेम, और चौथा ऑप्शन क्या होगा, डबल हो जाएगा, ओके। तो पहली बात हम देख रहे हैं किस चीज के बारे में पूछ रहा है, वेट के बारे में पूछ रहा है। वेट क्या होता है, वेट और फोर्स एक ही चीज है। वेट और फोर्स क्या है, वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स। जब फोर्स ग्रेविटी का हो तो हम उस फोर्स को क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। ध्यान दीजिए, वेट मास नहीं है, वेट इज नॉट मास। हम कहते हैं ना, वेट इज नॉट मास, वेट इज नेवर मास, ठीक। जैसे हम कहते हैं हमारा वेट 70 किलो है, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक। हमारा वेट 70 किलो नहीं है, हमारा मास है 70 केजी, ठीक। वेट हमारा क्या है कि इस 70 केजी को, इस मास को फोर्स की डिफिनेशन क्या होती है, न्यूटन का सेकंड लॉ। आपको पिछले लेक्चर में बताया कि अगर मास को हम एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमको क्या मिल जाता है, फोर्स मिल जाता है। तो हमारा मास कितना है, 70 केजी। और अर्थ का एक्सेलरेशन जो होता है, अर्थ का एक्सेलरेशन, उस अगर एक्सेलरेशन, कोई एक्सेलरेशन उसको ए से लिखते हैं, लेकिन अर्थ का अगर एक्सेलरेशन है तो उसको हम किससे लिखते हैं, स्मॉल जी से। उसकी वैल्यू जो होती है 9.8 होती है, 9.8। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, पिछले लेक्चर में आपको बताया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होती है, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। तो जी की यूनिट भी क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। तो 9.8 को हम आइडियल केस में, या कैलकुलेशन इजी करने के लिए 10 भी लिख सकते हैं। 9.8 को क्या लिख सकते हैं, 10। तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। आइडियल वैल्यू तो ये है 9.8, लेकिन कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम क्या लेके चल रहे हैं, 10 मीटर पर सेकंड। तो आपको बताया कि मास हमारा कितना है, 70 केजी है। मास कितना है, 70 केजी है। और अगर हम एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दें, एक्सेलरेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो मास का जब मल्टीप्लिकेशन होता है, मास का जब एक्सेलरेशन से मल्टीप्लिकेशन होता है, तो जो फिजिकल क्वांटिटी मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स। तो यानी ये क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। तो एक्चुअली में फोर्स को ही क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। तो हमारा वेट जो है वो 700 न्यूटन होगा। अगर किसी का मास 70 केजी है तो उसका वेट है 700 न्यूटन। लेकिन हम बोलचाल की भाषा में हम वेट और मास को एक ही लेके चलते हैं। आपको बस समझा रहा हूँ, वेट और मास एक चीज नहीं होती है।
अगर आपका वेट 70 केजी आप कह रहे हैं तो ये गलत स्टेटमेंट है। आपका मास है 70 केजी, आपका वेट है 700 न्यूटन। ओके, वेट की यूनिट होती है न्यूटन, क्योंकि वेट एक टाइप का फोर्स है। तो वेट किसके बराबर हो गया? फोर्स के। और मास और वेट हो गया फोर्स के, और मास जो है इंडिपेंडेंट चीज है। ठीक, थोड़ा सा और देख लेते हैं कि अर्थ के केस में ये सब आता कैसे है कहानी। ये आपको दिया हुआ सोल्यूशन, लेकिन थोड़ा सा ये खाली पेज लेके मैं आपको ओवरऑल चीजें एक बार कंप्लीट होलिस्टिक वे में, ताकि 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आप देखेंगे कि इसी से हो जाएगा। सारे के सारे जो 10 क्वेश्चन है वो कहाँ से हो जाएंगे? ये जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ किसका? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन बोलते हैं या यूनिवर्सल ग्रेविटेशन बोलते हैं। ठीक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। थोड़ा सा आपको जैसे ओवरऑल फिजिक्स का मैं आइडिया दे रहा हूँ। पूरी फिजिक्स में एक खेल होता है। क्या खेल हो रहा है? कि एक ही डेफिनेशन, एक ही फॉर्मूले से हम इंटायर यूनिवर्स को डिफाइन कर सकें। अंतिम लक्ष्य फिजिक्स का यही है कि एक सिंपल फॉर्मूले से एक एक पार्टिकल को, एक एक सिस्टम को हम यूनिवर्स को डिफाइन कर सकें। पूरे यूनिवर्स को, इतना बड़ा यूनिवर्स है, उसके लिए हमारा अप्रोच ये है कि हम एक फॉर्मूले से, एक थ्योरी से हम पूरे यूनिवर्स को क्या कर सकें? डिफाइन कर सकें। उस ऑर्डर में सबसे पहला काम क्या किया था? न्यूटन ने किया था। न्यूटन ने पहला यूनिफिकेशन किया था, उसको बोलते हैं फर्स्ट यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन मतलब एकीकरण कर दिया, कि एक ही परिभाषा से, एक ही थियरी से, एक ही मैथमेटिक्स से हम कई चीजों को डिफाइन कर रहे हैं। तो उन्होंने फर्स्ट यूनिफिकेशन किस फॉर्म में किया? उन्होंने बताया कि जो अर्थ पर फोर्स लगता है ग्रेविटी का, अर्थ पर जो फोर्स है ग्रेविटी का, वही फोर्स पूरे यूनिवर्स में लग रहा है। मतलब सन और अर्थ के बीच में भी वही लग रहा है। यानी कि जो हेवेंस, जिनको हेवेंस बोलते थे न्यूटन के टाइम में, द लॉज ऑन द हेवेंस एंड लॉज ऑन अर्थ, जो स्वर्ग में नियम है या जो आकाश में जो नियम है फिजिक्स के, वही नियम धरती पे काम करते हैं। यही न्यूटन ने साबित करके दिखाया था। तो इसी को बोलते हैं पहला यूनिफिकेशन। उसके बाद से फर्दर यूनिफिकेशन होते चलेगा। इस समय हम चल रहे हैं चौथे यूनिफिकेशन में, वो हुआ नहीं है अभी तक। वही हमको हमारा टारगेट है। उसको बोलते हैं ग्रैंड यूनिफिकेशन। ग्रैंड यूनिफिकेशन थियरी। ग्रैंड यूनिफिकेशन थियरी, यही फिजिक्स का अंतिम लक्ष्य है। उसमें क्या करना कि फिजिक्स की दो सबसे बड़ी जो थियरीज हैं, जिसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जनरल थ्योरी ऑफ, इसको आइंस्टाइन ने डेवलप किया था। ठीक, इन दोनों को यूनिफाई कर देना, ताकि दोनों क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक ही चीज को एक्सप्लेन कर पाए। आपको सिंपल जी समझा रहा हूँ, जी के समझा रहा हूँ मैं आपको, कि अंतिम लक्ष्य क्या है कि क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक ही, तो उसमें क्या ढाला, एक ही थ्योरी में ढाला जा सके। अभी क्वांटम मैकेनिक्स कुछ और बताती है और जनरल रिलेटिविटी कुछ और बताती है। दोनों अकेले अकेले तो सही बातें बताती हैं, दोनों, क्वांटम मैकेनिक्स भी सही है अपनी जगह पे और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी सही है। लेकिन जब दोनों को एक थ्योरी में मर्ज किया जाता है तो क्वांटम मैकेनिक्स कुछ और कहने लगती है और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कुछ और कहने लगती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने जीवन के आखिरी 20 साल में यही करने की कोशिश किया, लेकिन वो अभी तक सफल नहीं हुए और ना ही अभी तक कोई सफल हुआ। तो अंतिम हमारा लक्ष्य क्या है कि एक थ्योरी बनाना, जिसका क्या नाम है? ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी, या इसी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। नाम सुना होगा आपने, पेपर वगैरह में अक्सर सुनते रहते हैं। एक पार्टिकल खोज लिया गया, दूसरा पार्टिकल खोज लिया गया। हम खोज रहे हैं एक पार्टिकल जिसका नाम है ग्रेविटॉन। अगर वो पार्टिकल मिल गया तो इसका मतलब क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यूनिफाइड हो गए। ठीक, तो हमारा लक्ष्य क्या है? ग्रेविटॉन को खोजना, और उस ग्रेविटॉन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को बना रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहला जो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में थी, वो थी न्यूटन की यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है ना, पूरे यूनिवर्सल, मतलब कोई इसका एक जगह नहीं कि यहीं पे अप्लाई हो रहा, पूरे यूनिवर्स में एक बराबर अप्लाई हो रहा। वो किस फॉर्मूले से था? वो था, न्यूटन ने बताया कि ग्रेविटी एक फोर्स है जिसका ये फॉर्मूला है जी। अब ये कहाँ से आया ये नहीं जानना। ठीक, न्यूटन ने क्या कहा था कि जो ग्रेविटी का फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होता है जो दो ऑब्जेक्ट हैं। ग्रेविटी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगती है ना। मान लिया एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल एम है और एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कैपिटल एम है। ठीक, इन दोनों के बीच की सेंटर की दूरी मान लिया स्मॉल आर है। ठीक, तो न्यूटन ने कहा कि ये जो फोर्स होगा इन दोनों के बीच की, ग्रेविटी का इनविजिबल फोर्स होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? स्मॉल एम के, यानी कि छोटे वाले मास के, और बड़े वाले मास के एम के। यानी कि अगर एम बड़ा, ये स्मॉल एम बड़ा हो गया और ये कैपिटल एम भी बड़ा, जितना बढ़ाते जाएंगे फोर्स की वैल्यू क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। यानी एफ इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। यानी एफ इज प्रोपोर्शनल टू मास, मास जितना ज्यादा ग्रेविटी उतना ज्यादा। और दूसरी बात क्या बताई? पहली बात तो ये थी, दूसरी बात बताई कि एफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच, ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना? आर, उसका स्क्वायर कर दिया तो क्या होगा? आर स्क्वायर। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हम 1/, से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? 1/r स्क्वायर। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इनके बीच की दूरी, अगर ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी बढ़ती चली जाए तो ग्रेविटी का फोर्स घटता चला जाएगा। ठीक, तो दो लॉ बताया। तो अगर दोनों को कंबाइन कर दिया, यानी कि पहला लॉ कि एफ प्रोपोर्शनल होता है मास के और एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, तो दोनों को कंबाइन करके न्यूटन ने एक लॉ बनाया जिसको बोलते हैं क्या? जो फॉर्मूला बनाया उसको बोलते हैं एफ इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां कैपिटल जी है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी। यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी, ये एक ऐसा कांस्टेंट है जो किसी बात पे डिपेंड नहीं करता, इंटायर यूनिवर्स में हर जगह सेम रहता है। टेम्परेचर बढ़ाइए, कोई नया सब्सटेंस ले आइए, मैग्नेटिक फील्ड लगा दीजिए, ये भैया नहीं बदलेगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। और पूरे यूनिवर्स में कहीं नहीं बदलता है।
किसी स्पीड पर नहीं बदलता, किसी मास पर नहीं बदलता, बहुत सारे कांस्टेंट आप देखते होंगे बदलते रहते हैं, लेकिन ये कहीं नहीं बदलता, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक, तो न्यूटन ने ये ग्रेविटी का फॉर्मूला बताया। अब देखिए, यही जब ग्रेविटी का फॉर्मूला, यही, अच्छा न्यूटन की, एक सेकंड, एक चीज और, न्यूटन की जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन था जो पिछले चैप्टर में बताया, वो क्या था, एफ इक्वल्स टू एम ए। यहाँ भी एफ क्या है, एम है, एम ए है, और यहाँ एफ क्या है, एफ इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये दोनों तो फोर्स ही हैं, तो दोनों को हम बराबर लिख सकते हैं। तो एम ए बराबर क्या हो गया, जी, मान लिया हम एम वन को एम लिख देते हैं, ये वाला एम, और एम टू को हम ये वाला एम लिख देते हैं, रिप्लेस कर दिया कैलकुलेशन आसान करने के लिए, आर स्क्वायर कर दिया। ठीक हो गया ना, ध्यान दीजिए, आर स्क्वायर कर दिया। अब ये एम से ये एम कट गया, तो अब हमारे क्या क्या बचा, ए इक्वल्स टू क्या बचा, एम तो कैंसिल हो गया, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, और ए क्या चीज है, एक्सेलरेशन है, ए क्या है, एक्सेलरेशन है ना, एफ इक्वल टू एम ए में ए क्या है, एक्सेलरेशन है। तो अगर हम ए बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ए की वैल्यू आ गई, अगर हम एम की जगह अर्थ का मास ले लें, हम क्या ले लें, एम की जगह अर्थ का मास, यानी अर्थ के मास को हम एम ई से लिख दें, एम की जगह हमने क्या ले लिया, एम ई, तो ए जो हो जाएगा उसी को हम लिख सकते हैं, ए की जगह हम लिख सकते हैं जी। तो जी बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, जी इक्वल्स टू हो जाएगा जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, ध्यान दिख रहा है आपको, जी इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, अभी आपको बताया कि फोर्स और वेट एक ही चीज है, फोर्स एंड वेट आर सेम थिंग। तो फोर्स क्या होता है, एम ए होता है, फोर्स इज एम ए, और अगर अर्थ पर वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ए की जगह हम क्या लिख देंगे, जी। तो हम ये भी लिख सकते हैं ना, ए की जगह हम एम जी रख सकते हैं, तो हम एफ बराबर एम जी भी लिख सकते हैं, दिख रहा है आपको ऊपर। और आपको बताया कि फोर्स ही क्या होता है, फोर्स ही वेट होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं, ये इरेज हो गया, एक मिनट, फोर्स ही क्या होता है, वेट होता है, फोर्स इक्वल्स टू वेट। तो वेट क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी, क्योंकि फोर्स ही क्या होता है, एक सेकंड थोड़ा सा इरेज कर दूं, आपको यहाँ समझाते हैं। ठीक, एफ इक्वल्स टू एम ए होता है, ए की जगह हमने क्या रख दिया, जी रख दिया, तो एफ इक्वल्स टू क्या होगा, एम जी। और आपको बताया कि फोर्स ही क्या होता है, वेट होता है, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एम जी। दो बातें आपको याद रखनी है कि वेट किसी ऑब्जेक्ट का अर्थ पर क्या होता है, एम जी होता है। ग्रेविटेशनल का फॉर्म, ग्रेविटेशन का क्या फॉर्मूला होता है, जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। जी क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी है। एफ की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। ठीक, आइडियल केस में हमारा वेट क्या है, डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी। अब ये वेट बदलता रहेगा लोकेशन के हिसाब से, अर्थ की रोटेशन के हिसाब से। आप पोल पे खड़े हैं तो कुछ और वेट बताएगा, और इक्वेटर पे खड़े हैं कुछ और वेट बताएगा, अर्थ रोटेट कर रही है तो कुछ और वेट है। आइडियल केस में क्या है, डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी। लेकिन अर्थ की रोटेशन की वजह से और अर्थ की शेप की वजह से ये वेट में क्या हो जाता है, चेंज आने लगता है। तो जो वेट में चेंज आता है उसी को बोलते हैं एपरेंट वेट, एपरेंट वेट। ठीक, उसको हम डब्ल्यू डैश से लिख रहे हैं, किसे लिख रहे हैं, डब्ल्यू डैश से। तो जो पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है वो एपरेंट वेट के बारे में ही पूछा हुआ है। ठीक, किसके बारे में पूछा हुआ है कि एपरेंट वेट क्या हो जाएगा, अर्थ वेट तो घटना बढ़ना नहीं चाहिए ना, लेकिन क्योंकि अर्थ की स्पिनिंग इंक्रीज हो रही है, तो हमको जो एपरेंट जो वेट दिखाई दे रहा है वो चेंज हो जा रहा है। तो वो चेंज होगा तो इंक्रीज में हो रहा है कि डिक्रीज में हो रहा है, रिमेन सेम हो रहा है कि डबल हो रहा है। तो उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला है कि जो एपरेंट वेट आपको बताया ना, किससे लिखते हैं, डब्ल्यू डैश से। रियल वेट क्या होता है, एम होता है, लेकिन एपरेंट वेट क्या होता है, एम में से कुछ घट जाता है, एम में से क्या हो जाता है, कुछ कम हो जाता है। एम जी इक्वल्स टू एम ओमेगा आर स्क्वायर कॉस थीटा हो जाता है। ठीक, इक्वेटर पे थीटा की वैल्यू कितनी होती है, इक्वेटर पर थीटा की वैल्यू होती है 0 डिग्री, और पोल्स पर थीटा की वैल्यू जो होती है, पोल्स पर थीटा की वैल्यू होती है 90 डिग्री। ठीक, दिख रहा है आपको। तो ये क्वेश्चन किसके बारे में पूछा हुआ है, इक्वेटर पे पूछा है, तो हम थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 डिग्री। थीटा लैटिट्यूड है, थीटा इज लैटिट्यूड। ठीक, तो ये इक्वेटर पर थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हम यहाँ रखना है डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा हमने रख दिया कॉस स्क्वायर 0। ठीक, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो एपरेंट वेट बचेगा, जिसको बोलते हैं डब्ल्यू डैश, वो हो जाएगा एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब ये आया हमारे पास, थीटा को हमने हटा दिया। थीटा हम क्यों हटा दिया, क्योंकि थीटा इक्वेटर की बात कर रहे थे, इक्वेटर पर थीटा 0 हो गया, और 0 की वैल्यू कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो हमारे पास ये फॉर्मूला नया बनकर आ गया, इसी फॉर्मूले से हमको देखना। अब आप कह रहे होंगे कि इतना फॉर्मूला कहाँ से आ गया, लेकिन पूछा हुआ है तो यही आंसर इसका, और कहीं से नहीं आएगा, सिर्फ फॉर्मूले से आएगा। तो डब्ल्यू डैश इक्वल्स टू एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा क्या है, अर्थ के रोटेशन की स्पीड है, अर्थ रोटेशनल स्पीड, अर्थ रोटेशनल स्पीड। अच्छा, अब बताइए, अगर ओमेगा बढ़ता चला जाए, ओमेगा बढ़ता चला जाए तो ये क्वांटिटी क्या होती चली जाएगी, ओमेगा बढ़ रहा है तो ये क्वांटिटी भी क्या होगी, बढ़ने लगेगी, और ये क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, एम है ना, ये एम में से ज़्यादा बड़ा नंबर घटा रहा है, तो ये जो रिजल्ट आएगा और छोटा हो जाएगा ना, तो डिक्रीज हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो एपरेंट वेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एपरेंट वेट विल बी डिक्रीज इफ ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर ओमेगा की वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, एपरेंट वेट तो बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू
घटने लगे, सॉरी, अगर अर्थ की रोटेशन की स्पीड घटने लगे तो वेट हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अर्थ की रोटेशन की स्पीड बढ़ने लगे तो वेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहीं से एक चीज़ और देख लेते हैं, अगर आर बड़ा होने लगे यानी आर, तो क्या हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा, क्योंकि आर ये बड़ा नंबर है तो ये रिड्यूस होकर और छोटा नंबर दे देगा। तो इक्वेटर पर आर की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। इक्वेटर पर आर की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू पोल। क्यों, क्योंकि अर्थ एक परफेक्ट स्फेयर नहीं है। इक्वेटर पर रेडियस उसकी थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि अर्थ एक परफेक्ट स्फेयर नहीं है, तो इसीलिए पोल पर उसकी रेडियस थोड़ी कम है और इक्वेटर पर रेडियस थोड़ी सी ज़्यादा है, 64-65 किलोमीटर ज़्यादा है। ठीक, तो पोल्स पर अर्थ की रेडियस कम है। आइडियल स्फेयर में क्या होगा, आइडियल स्फेयर की जो रेडियस हर जगह बराबर होती है ना, लेकिन अर्थ एक आइडियल स्फेयर नहीं है, तो आर की वैल्यू पोल्स पर क्या है, कम है, और इक्वेटर पर क्या है, ज़्यादा है। तो जहां पर पोल आर की वैल्यू ज़्यादा होगी वहां पर वेट क्या होगा, कम होगा। जहां पर आर की वैल्यू ज़्यादा है तो इक्वेटर पर आर की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो इक्वेटर पर वेट क्या हो जाएगा, एपरेंट वेट। एक्चुअल वेट तो एम जी ही है, एक्चुअल वेट तो एम जी ही है, लेकिन एपरेंट वेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। पोल्स पर आर की वैल्यू कम है तो एपरेंट वेट पोल्स पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब सारा 10 का 10 क्वेश्चन इन्हीं बातों से हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं। ठीक, तो आपको बताया ना, इतनी बात से पूरे 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। इफ द स्पिनिंग स्पीड ऑफ अर्थ इंक्रीजेज द वेट ऑफ द बॉडी, तो इस ओमेगा की वैल्यू बढ़ रही है तो वेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ओके, एक थोड़ा सा एक चीज और बताते हैं, तो लिफ्ट का कंडीशन आपको बता देते हैं। चलिए आगे आगे तब बताते हैं। कह रहा अगला क्या है, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन मेजर्ड ऑन द अर्थ सरफेस इज 100 न्यूटन। कह रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट का वेट है 100 न्यूटन अर्थ के सरफेस पे। देखिए आपको बताया ना, वेट की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम नहीं होती, न्यूटन होती है, क्योंकि वेट क्या है, फोर्स है। तो कह रहा है किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ की सरफेस पर 100 न्यूटन है, व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन व्हेन मेजर्ड ऑन द मून सरफेस। मून के सरफेस पर मेजर करेंगे तो वेट कितना हो जाएगा। तो देखिए अर्थ के सरफेस पर वेट क्या होता है, आपको बताया W इक्वल्स टू एम जी। जी क्या है, अर्थ की एक्सेलरेशन, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8। अब हम मून पर जा रहे हैं तो मून पर हमने डब्ल्यू एम से लिख लिया, मून पर ऑब्जेक्ट के वेट को किससे लिख लिया, डब्ल्यू एम से। तो अच्छा, मास, मास यूनिवर्स में कहीं नहीं बदलता, कहीं चले जाइए तो मास यहाँ एम ही लिखेंगे। जी की जगह हम अर्थ लिए तो इस बार हम जी की वैल्यू क्या ले लेंगे, मून। अब एक फैक्चुअल बात आपको याद रखनी है कि जो जी की वैल्यू होती है मून पर, वो अर्थ की वैल्यू से 1/6 टाइम कम होती है। अर्थ की वैल्यू, जी की वैल्यू, अर्थ की वैल्यू, जी की वैल्यू जो अर्थ पर है वो मून की वैल्यू पर वो 1/6 टाइम कम होती है। तो वेट भी 1/6 टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 100 न्यूटन को अगर हम जी से, यानी कि 1/6 से, जी कितनी है मून पर, जी कितना है 1/6 है, तो अगर डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होकर के कितना देगा, 6, 6 × 1 = 6, फिर यहाँ 6 36 6.7, तो ये कितना हो जाएगा 6.7 न्यूटन। समझ रहे हैं ना, 6.7 न्यूटन। अच्छा, अगर हम सन पर लेकर चले जाएं उसी ऑब्जेक्ट को सन पर, तो सन पर भी स्मॉल जी होगा कुछ। सन पर जो जी होता है वो अर्थ के जी के 28 गुना ज़्यादा होता है। तो सन पर वो जो 100 न्यूटन है वो 28, मून पर, अर्थ पर जो चीज़ 100 न्यूटन की वेट की है वो सन पर कितनी हो जाएगी, 2800 न्यूटन की। जुपिटर पर ले जाएं तो वो करीब 7 न्यूटन, 7 गुना ज़्यादा होता है, तो जुपिटर पे वो 700 न्यूटन हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि वेट, जगह, लोकेशन सब हिसाब से बदल रहा है। अर्थ भी बदल रहा है, इक्वेटर पे कुछ और वेट है, पोल्स पे कुछ और वेट है। फिर हम देख रहे हैं अर्थ के बाहर जा रहे हैं, मून पर कुछ और वेट है, और सन पे कुछ और वेट है, जुपिटर पे कुछ और वेट है। तो वेट बदलता रहता है, लेकिन मास हर जगह क्या रहता है, सेम रहता है। ओके, तो मास आपको याद रखना है कांस्टेंट रहता है, वेट या फोर्स बदलता रहता है किसके हिसाब से, जैसी वो ग्रेविटी लगा रही होगी। ठीक, तो ये 16.7 न्यूटन हो जाएगा। ओके, एपरेंट वेट ये फॉर्मूला कैलकुलेट करके आपको दिया। अच्छा, आप क्या कह रहा है, टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ द मून। कह रहा है कि मून की सरफेस के पास से, मून की सरफेस के पास से जैसे एक बॉल ड्रॉप हो रही है, जितनी हाइट से एक बॉल ड्रॉप होती है अर्थ पर उतनी हाइट से हम ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक, अब कह रहा है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा सही है। फ्री फॉल कर रहा है, यानी कि फ्री फॉल का मतलब होता है कि हमने धक्का देके उसको नीचे नहीं गिरा, हमने आराम से आहिस्ते से इनिशियल वेलोसिटी उसको जीरो दिया। टेक्निकल मीनिंग क्या होता है फ्री फॉल का, फ्री फॉल का टेक्निकल मीनिंग होता है कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, शुरू में कोई वेलोसिटी उसको नहीं दी गई है। आपने हाथ से धक्का दिया तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ अगर दे दी तो उसको फ्री फॉल नहीं बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ कह रहा है अर्थ के, मून की सरफेस पे कोई चीज फ्री फॉल कर रही है। ठीक, अब बताइए, दो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहे हैं, एक्चुअली दो बॉल गिर रही हैं, एक अलग, एक मान लीजिए एक छोटी बॉल है, एक बड़ी बॉल है, वो फॉल कर रही है। ठीक, तो आपको बताना है कि उन दोनों बॉल्स के क्या अलग अलग एक्सेलरेशन होंगे, दे अंडरगो चेंज इन देयर इनर्शिया, क्या उनकी इनर्शिया में जैसे जैसे वो नीचे गिरेंगे क्या इनर्शिया बदलने लगेगी उनकी। हैव सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम अगर आप देखेंगे, मेजर करेंगे वेलोसिटी गिरने के दौरान, किसी भी टाइम अगर उन दोनों बॉल्स की वेलोसिटी मेजर करेंगे तो क्या वो सेम होंगी। एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, क्या वो दोनों एक सेम फोर्स का मैग्नीट्यूड का, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। तो आप बताइए, देखिए ये तो गलत होगा। क्यों, क्योंकि अब फोर्स किस बात पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है। फोर्स किस बात पर डिपेंड करता है, फोर्स की वैल्यू, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू किस बात पर डिपेंड करती है, मास पे। क्यों, क्योंकि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है उसमें दो मासेज आते हैं, एक ऑब्जेक्ट का, एक उस प्लैनेट का या मून का। तो मान लिया ऑब्जेक्ट का मास m है और प्लैनेट का मास या मून का मास क्या है, कैपिटल M है, और आर स्क्वायर। तो अगर ये मास ज्यादा है तो एफ की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यानी बड़ी वाली बॉल के लिए फोर्स की वैल्यू कुछ और होगी और छोटी वाली बॉल के लिए फोर्स की वैल्यू कुछ और होगी।
समझ रहे हैं? तो ये फोर्स तो सेम मैग्नीट्यूड के नहीं हो सकते, क्योंकि फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है। हैव डिफरेंट एक्सेलरेशन, क्या नहीं, डिफरेंट एक्सेलरेशन नहीं होगा जी। जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो उस प्लैनेट पर हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम होती है। एरिस्टोटल के टाइम में ये माना जाता था कि अलग अलग मास के ऑब्जेक्ट धरती पर अलग अलग रेट से गिरते हैं, यानी कि जो छोटी बॉल है वो देर में पहुंचेगी और जो भारी बॉल है जल्दी पहुंच जाएगी, पर ऐसा नहीं है। सभी चीजें, एवरी ऑब्जेक्ट फॉल्स एट द सेम क्या एक्सेलरेशन, सेम एक्सेलरेशन से फॉल करती हैं। उस एक्सेलरेशन की वैल्यू अर्थ पर क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसी एक्सेलरेशन की वैल्यू मून पर क्या है, उससे 6 गुना कम, 9.8 से 6 टाइम कम, तो यानी कि समथिंग 1 पॉइंट समथिंग। तो हैव डिफरेंट एक्सेलरेशन नहीं, सेम एक्सेलरेशन होगा, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, चौथा भी गलत हो गया। अंडरगो चेंज इन दियर इनर्शिया, इनर्शिया, इनर्शिया का मेजर आपको बताया था मास। इनर्शिया किससे मेजर की जाती है, मास से। जिसका मास ज़्यादा उसकी इनर्शिया ज़्यादा। तो मास तो कहीं नहीं बदलता है, मास तो आपको बताया किसी ऑब्जेक्ट का मास नहीं बदलता, तो क्या उनकी इनर्शिया बदलेगी? लिखा है ना अंडरगो चेंज इन दियर इनर्शिया, इनर्शिया भी नहीं बदलेगी उनकी। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि इनर्शिया या मास तो कहीं नहीं बदलते ना। यही तो बचा ऑप्शन, क्या हैव सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। ठीक, न्यूटन ने यही बताया ना कि सभी चीजें एक बराबर क्या है, रेट से फॉल करती हैं, किसी प्लैनेट पर, किसी मून पर, अर्थ पर, सब जगह एक बराबर वेलोसिटी से फॉल करती हैं। एक आप, अब ऐसा होगा कि आप एक फेदर गिराइए, एक पंख गिराइए या कागज का टुकड़ा और एक हैवी मेटल की बॉल गिराइए, तो आपको पता है कि मेटल की बॉल पहले पहुंच जाएगी, लेकिन वो इसलिए पहुंचेगी क्योंकि जो कागज का टुकड़ा या फेदर है वो उसको हवा का रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा, हवा का रेजिस्टेंस, हवा उस पर ज़्यादा रेजिस्टेंस, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लगाएगी आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के हिसाब से। लेकिन अगर उस चेंबर में वैक्यूम कर दिया जाए, एक्सपेरिमेंट करके आप देखिएगा यूट्यूब पे सब जगह ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया हुआ है कि जो फेदर वगैरह है और जो बॉल, कोई स्टील की बॉल है, वो दोनों क्या होती है, वैक्यूम स्टेट में, यानी पूरी हवा जब निकाल ली गई है तो एक बराबर क्या करते हैं, फॉल करते हैं। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हैव सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। अगला पूछ रहा है यू आर स्टैंडिंग इन एन एलिवेटर, किसी एलिवेटर पे आप खड़े हैं, द फोर्स एक्सर्टेड बाय योर वेट ऑन द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर। कह रहा है, अच्छा, आप एलिवेटर पे खड़े हैं तो आप एलिवेटर के सरफेस पे कुछ बल तो लगा रहे होंगे, दबाव तो डाल रहे होंगे, प्रेशर डाल रहे होंगे ना। वो कह रहा है कि उस प्रेशर का क्या होगा, उस वेट का क्या होगा फॉलोइंग कंडीशंस में। विल बी जीरो व्हेन द लिफ्ट गोज अप विद एन एक्सेलरेशन, अगर लिफ्ट ऊपर जाने लगे एक एक्सेलरेशन से तो क्या आप जीरो फोर्स लगाएंगे अर्थ एलिवेटर के सरफेस पर, पहला ऑप्शन। विल बी जीरो व्हेन द लिफ्ट कम्स डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से अगर वो लिफ्ट नीचे आ रही है तो क्या आप जीरो फोर्स लगाएंगे, ये ऑप्शन। जीरो व्हेन द लिफ्ट मूव्स इन एनी डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जीरो होगा चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन से, ठीक। और विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द चेंज इन द रेट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट, लिफ्ट का एक्सेलरेशन घटे बढ़े, जो आप फोर्स लगा रहे हैं एलिवेटर के सरफेस पे वो नहीं बदलेगा। इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा, तो इसको जरा सा एक जनरल वे में देख लेते हैं, ठीक। सपोज करते हैं कि लिफ्ट है, ओके, आप लिफ्ट पे खड़े हैं, यहाँ पे आप खड़े हैं, तो क्या होगा, आपका वेट किधर, वेट हमेशा किधर को काम करता है, नीचे की तरफ। और वेट का फॉर्मूला आपको बताया डब्ल्यू बराबर एम जी, और हर एक फोर्स का एक रिएक्शन फोर्स होता है ना, वेट एक फोर्स है ना, वेट इज अ फोर्स, आपको पीछे बताया, और हर फोर्स का एक रिएक्शन फोर्स होता है, कहाँ से, न्यूटन के थर्ड लॉ से। तो एक आपके वेट का एक रिएक्शन फोर्स भी लगेगा, और रिएक्शन फोर्स हमेशा इक्वल होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो अगर वेट नीचे काम कर रहा है तो रिएक्शन फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। तो आर और ये हमेशा बराबर होते हैं, तो रिएक्शन फोर्स और आपका वेट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये लिफ्ट की रुकी हुई कंडीशन में, ओके। अच्छा, अब लिफ्ट को हम ऊपर ले जा रहे हैं, तो लिफ्ट को ऊपर ले गए, तो लिफ्ट किसी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, उस वो एक्सेलरेशन कितना है, ए, वो एक्सेलरेशन को हमने कितना मान लिया, ए। अर्थ के एक्सेलरेशन को हम जी मानते हैं, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन को हम ए से लिखते हैं, ठीक। और आपका मास हमने कितना माना है, एम, तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, एम। तो यानी कि आप लिफ्ट के ऊपर जाने की वजह से आपके ऊपर ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, एम ए। आपके ऊपर जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है, एम ए लग रहा है। अच्छा, ऊपर की तरफ दो फोर्स लग रहा है, एक आर लग रहा है और एक एफ लग रहा है, और नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, डब्ल्यू लग रहा है। अच्छा, लिफ्ट मोशन किधर कर रही है, ऊपर की तरफ ना, तो ये मोशन वो ऊपर तभी कर सकती है जब ऊपर वाला फोर्स बड़ा हो। तो यानी कि जो आपका एपरेंट वेट होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ऊपर जानते वक्त। क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, और फोर्स से क्या होता है, वेट, और वही वेट क्या कर देगा, आपके जो एक्चुअल वेट में एक एडिशन कर देगा। तो जो आपका एक्चुअल वेट हो जाएगा वो हो जाएगा एम इंटू, एक बार फिर से पूरा कंप्लीट ही लिख देते हैं, जो आपका एक्चुअल वेट हो जाएगा, एक्चुअल वेट तो आपका डब्ल्यू बराबर एम जी है, लेकिन जो एपरेंट वेट हो जाएगा लिफ्ट के मोशन की वजह से वो कितना हो जाएगा, एम जी। एम जी तो आर ही एम जी के बराबर है, आर ही किसके बराबर है, एम जी है। और एक एक्स्ट्रा वैल्यू आ गई है, वो क्या है, एम ए। तो एम जी प्लस कितना हो जाएगा, एम ए। अब अगर हम एम को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जी प्लस
ए, तो आपका जो एपरेंट वेट हो जाएगा, एपरेंट वेट को किस पे लिखना है, डब्ल्यू डैश से, तो आपका एपरेंट वेट बढ़ेगा कि घट जाएगा, बढ़ जाएगा ना, क्योंकि जी प्लस ए हो गया, पहले सिर्फ जी था, अब क्या हो गया, जी प्लस ए। और लिफ्ट जितने ज्यादा एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी आपको वेट अपना उतना ही ज्यादा पता चलेगा। एक बात तो ये हो गई। तो अगर ऊपर जाने से लिफ्ट का वेट घट रहा है तो सिमिलर सिमिलर लॉजिक से हम कह सकते हैं, मैथ से भी आप करके देख सकते हैं, नीचे जाने पर क्या हो जाएगा, वेट घटने लगेगा, जी माइनस ए। अब हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए एपरेंट वेट के, ठीक, एक ये आ गया एपरेंट वेट ऊपर जाने के केस में क्या, जी प्लस ए, और नीचे जाने के केस में आ गया जी माइनस ए, ठीक। अच्छा, अगर क्या हो कि ए की वैल्यू जी की वैल्यू के बराबर हो जाए, यानी कि अर्थ जिस एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट लिफ्ट को नीचे खींच रही है, लिफ्ट का जो मोटर है वो भी वही एक्सेलरेशन करने लगे, यानी ए और जी की वैल्यू क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि दूसरे वाले कंडीशन में जो एम जी माइनस ए है उसमें ए और जी बराबर हो गए, दूसरे वाले कंडीशन में ए और जी हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया, तो जी माइनस जी क्या हो जाएगा, जी में से जी गया, जीरो बचा, तो आपका एपरेंट वेट क्या हो जाएगा, जीरो। आप वेटलेसनेस की कंडीशन में आ जाएंगे, यानी अगर अर्थ जी से एक्सेलरेट हो रही है, आपको नीचे की तरफ खींच रही है, और लिफ्ट भी जी की एक्सेलरेशन से नीचे आने लगे, तो आपका एपरेंट वेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और वेट ही क्या होता है, फोर्स होता है, तो आप जो लिफ्ट के सरफेस पर फोर्स लगा रहे होंगे वो कितना हो जाएगा, जीरो। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक। एक बार फिर से रिवाइंड करके सुनिएगा, समझ में आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली, आपको पीछे बताया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मून पर कितनी है ये, उसकी 6 गुनी कम है, जी बाई 6 है। सन पर कितनी है, 28 गुनी ज़्यादा है। जुपिटर पर कितनी है, 7, एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं आ रहा, 7 साढ़े 7 गुना ज़्यादा होगी, ठीक। आंसर नंबर सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ अ फेदर, देखिए वही क्वेश्चन आ गया, एक फेदर है, एक रबर की बॉल है और एक वुडन बॉल है, फ्री फॉल कर रहे हैं। फ्री फॉल मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, साइमल्टेनियसली छोड़े गए हैं एक जगह से, और वो जगह कैसी है, वैक्यूम है, मतलब वहां पे हवा नहीं है। तो आप बताइए कि कौन सा, अब आप करके देखिएगा, ठीक। तीनों क्या होंगे, बराबर पहुंचेंगे, क्योंकि न्यूटन का लॉ ये कहता है कि ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल एट द सेम रेट, सेम रेट से फॉल करते हैं। ओके, सभी चीजें एक बराबर दर से नीचे गिरती हैं। सातवां क्वेश्चन, हाउ डू हाई वाटर वेव अकर इन द ओशन, एक्चुअली ज्योग्राफी का क्वेश्चन है लेकिन रिलेटेड है किससे, ग्रेविटेशन से। ये पूछ रहा है हाई टाइड कब आता है, हाई टाइड आता है मून की वजह से। जब ज्योग्राफी में हम देखेंगे कि टाइड्स कैसे आते हैं तो हम देखेंगे, क्योंकि क्या होता है कि मून का वेट मास तो कम है, सन की मास है बहुत कम है, लेकिन चूंकि डिस्टेंस मून की क्या है, सन की तुलना में क्या होती है, डिस्टेंस भी कम होती है। तो आपको बताया कि ग्रेविटी का फोर्स दो बातों पे डिपेंड करता है, मास ज्यादा है तो ग्रेविटी का फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है, ये तो सन के फेवर में जा रहा है। लेकिन डिस्टेंस ज्यादा होगा तो ग्रेविटी की वैल्यू बहुत तेज कम हो जाएगी, और डिस्टेंस आर स्क्वायर के हिसाब से कम होती है, यानी अगर आर आपने 2 मीटर बढ़ा दिया तो फोर्स की वैल्यू 4 मीटर घट जाएगी, आर आपने 3 मीटर बढ़ा दिया तो फोर्स की वैल्यू 9 मीटर बढ़ जाएगी। समझ रहे, इस आर की वजह से ग्रेविटी ज्यादा तेजी से गिरती है, तो इसी वजह से चूंकि सन बहुत ज्यादा दूर हो जाता है तो उसकी वजह से उसकी ग्रेविटी बहुत तेजी से फॉल करती है। तो ओशियन की हाई वेव पर ज्यादा इफेक्ट किसका पड़ता है, मून का। क्यों, क्योंकि मून ज्यादा पास है, ठीक, फ्रॉम द मून। देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द सर्फेस ऑफ द मून बिकॉज, ये थोड़ा दूसरा कॉन्सेप्ट है, देखते हैं, ठीक। अच्छा, एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर मतलब होता है एयर के मॉलिक्यूल्स, एयर के मॉलिक्यूल्स। और एयर क्या होती है, मिक्सचर होती है किस चीज की, गैसेस की। अर्थ पर एटमॉस्फेयर है पर मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है, बेसिकली यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक। अब देखिए, जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, रैंडम मोशन, आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं, तो उससे क्या होती है, एक एवरेज वेलोसिटी जनरेट हो जाती है। हर पार्टिकल अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक, इससे लड़ा तो उस वेलोसिटी से भगने लगा, दूसरा पार्टिकल दूसरी वेलोसिटी से। लेकिन हम पूरे एक सिस्टम का, पूरे अर्थ के एयर, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, उन सारे मॉलिक्यूल्स का जो एवरेज वेलोसिटी देखते हैं वो है, उसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, आरएमएस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, सिंपल टर्म में बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, ठीक। यानी क्या कर रहे हैं, पार्टिकल मूव कर रहे हैं ऊपर नीचे, ठीक, रैंडम मोशन कर रहे हैं। अगर ये एवरेज वेलोसिटी का जो एक्सल, एक सेकंड, सॉरी सॉरी, अगर ये एवरेज वेलोसिटी का जो एक्सेलरेशन है, इस वेलोसिटी की वजह से जो एक्सेलरेशन में चेंज आ रहा है, उससे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स से क्या होता है, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर जो एक्सेलरेशन हो रहा है वेलोसिटी में चेंज होने की वजह से, उससे जो फोर्स जनरेट हो रहा है, अगर वो ग्रेविटी से ज्यादा है, अर्थ जिस फोर्स अट्रैक्ट कर रही है उससे ज्यादा है, तो वो एयर मॉलिक्यूल्स अर्थ को छोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन अर्थ के केस में क्या है कि वो वेलोसिटी, अच्छा, उसी केस में जैसे फोर्स की वजह से एक अर्थ क्या कर लेती है, ट्रैप कर लेती है ऑब्जेक्ट को, उसको बोलते हैं, उस ट्रैप से निकलने के लिए एक वेलोसिटी चाहिए होती है, उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। उसको क्या बोलते हैं, अर्थ हर एक पार्टिकल को क्या कर लिया, अपने ग्रेविटेशनल फील्ड में ट्रैप कर लिया, उस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए आपको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पकड़नी होगी, उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। अगर वो एस्केप वेलोसिटी आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से ज्यादा है, तो वो मॉलिक्यूल कभी एस्केप नहीं कर पाएगा। अगर ज्यादा है, आरएमएस वेलोसिटी कम है किससे,
एस्केप वेलोसिटी से, यानी एस्केप वेलोसिटी ज़्यादा है तो पार्टिकल वो क्या करवाएंगे, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के नहीं जा पाएंगे। लेकिन मून के केस में क्या है कि आरएमएस की वैल्यू तो हर जगह सेम है, लेकिन मून के केस में मून की ग्रेविटी बहुत वीक है, तो वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल छोड़ करके चले जाते हैं। ठीक, उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में मून के बंधे नहीं रहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये बी। क्यों, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज लेस देन आरएमएस वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कम है किससे, आरएमएस वेलोसिटी से। अगर आरएमएस वेलोसिटी से या एवरेज वेलोसिटी से एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कम है, पार्टिकल छोड़ के चले जाएंगे। ठीक, व्हेन अ स्टोन इज ब्रॉट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून टू द अर्थ, किसी पत्थर को, आप जानते हैं ना अपोलो मिशन जो 1967 के करीब में, जब नील आर्मस्ट्रांग और कौन था, बज एल्ड्रिन और एक और लोग थे, माइकल कॉलिंस, 3 लोग गए थे। लोग कहते हैं ना नाम याद नहीं रखते हैं, जो सबका नाम याद रखना चाहिए। कौन 3 लोग गए थे, अभी बताया ना, नील आर्मस्ट्रांग, एडवर्ड कॉलिंस और एक लोग और गए थे, फिर मैं भूल गया। नील आर्मस्ट्रांग, एडवर्ड कॉलिंस और एक जने और गए थे, तीनों लोग वो पत्थर लेकर आए थे मून से। तो पूछ रहा वही पत्थर मून पर से अर्थ पर आया तो क्या होगा, उसका मास बदल जाएगा, नहीं, मास हर जगह सेम रहता है, चाहे जहां से चाहे जहां लेकर आइए। इट वेट विल चेंज बट मास विल नॉट चेंज, यही सही है, वेट बदल जाएगा लेकिन उसका मास नहीं बदलेगा। सी ऑप्शन क्या है, बोथ वेट एंड मास विल चेंज, मास और वेट दोनों चेंज होंगे, नहीं, मास तो नहीं चेंज होगा, वेट चेंज होगा, इसलिए ऑप्शन ये गलत है। नाइदर मास नॉर वेट विल चेंज, ना मास चेंज होगा ना वेट चेंज होगा। ठीक है, मास तो नहीं चेंज होगा लेकिन वेट चेंज होगा, क्यों, क्योंकि जी की वैल्यू अर्थ पर 6 गुना ज़्यादा होती है, कहाँ से, मून की वैल्यू से। ठीक, तो 6 गुना, अगर पत्थर 10 ग्राम का लेकर आए हैं मून से, तो 60 ग्राम का हो जाएगा कहाँ पर, अर्थ पर। ठीक, 60 ग्राम का नहीं, 600 न्यूटन का, 6 ग्राम का 6 ग्राम ही रहेगा। ओके, तो इट वेट विल चेंज बट मास विल नॉट चेंज। ओके, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डबल व्हाट हैपेंस, कह रहा है दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए। तो यानी कि अगर आर दूरी पर थे तो हम उसको 2r दूरी पर रख देते हैं, दुगनी दूरी पर रख देते हैं, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स हो जाएगा चौथाई गुना कम। क्यों, क्योंकि आर जब था तो किस बात पर डिपेंड करता है, आर स्क्वायर पर, लेकिन आर से हमने बढ़ा के 2r कर दिया तो क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर तो आर स्क्वायर था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, चौथाई गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इट बिकेम्स 1/4, यानी कि अगर एफ की वैल्यू आर डिस्टेंस पर, फोर्स की वैल्यू आर डिस्टेंस पर एफ थी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू आर डिस्टेंस पर एफ थी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को जी से लिख देते हैं। ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू आर दूरी पर एफ थी, तो 2r दूरी पर कितनी हो जाएगी, f/4 हो जाएगी। एफ का कितना हो जाएगी, चौथाई हिस्सा हो जाएगी। ठीक, समझ गया ना, क्योंकि क्या होता है कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मासेस के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन डिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, चलिए करके कैलकुलेट करके दिखाई देते हैं आपको। ठीक, एफ बराबर क्या होता है नॉर्मल केस में, G m1m2/r² है। ठीक, अब हम एक नया फोर्स ले रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस बदल गया ना, तो नए फोर्स को हम एफ डैश से लिख रहे हैं। जी तो बदलता नहीं है, मास भी नहीं बदला, दूसरा मास भी नहीं बदला, और आर स्क्वायर की जगह हमने क्या ले, आर की जगह हम क्या ले रहे हैं, 2r ले रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2r लेंगे तो आर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर करेंगे। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो जी से जी कैंसिल, m1 से m1 कैंसिल, m2 से m2 कैंसिल, और आर स्क्वायर से आर का स्क्वायर कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा, f/f इज इक्वल्स टू व्हाट, 4। तो f डैश बराबर जो हो जाएगा f/4, यानी जो नया फोर्स है f डैश, वो पुराने फोर्स से चौथाई गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, ये हो गया प्रूफ आपका। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया 10 क्वेश्चन मोशन अंडर ग्रेविटी के। ठीक, जाकर देखिए, रिवाइज करिए, पढ़ते रहिए। आपको बताया ना 200 घंटा, आखिरी 20 दिन आपने 10-10 घंटा पढ़ दिया, साल भर आप जो पढ़ा है नहीं पढ़ा कोई मतलब नहीं करता। 200 घंटे का काम है बिहार पीसीएस प्रीलिम्स निकालने का। कर लिया, जाइए चैनल पर सब्सक्राइब करिए, कोर्स बाय करिए, सब कुछ करिए। ठीक, ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।